नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी एहसास के अनकहे पन्ने। मैं हूँ पूनम कासलीवाल और आपका स्वागत करती हूँ उपन्यास रुके रुके से कदम के अगले अध्याय में। क्या मेधा इस अनजाने माहौल को अपना पाएगी? क्या उसके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी कम होगी या और बढ़ेगी? इस उपन्यास को स्वर दिया है मैंने तथा इसकी संगीत संकल्पना और कलात्मक प्रस्तुति की है पूनम चंद्रा मनु ने। आइए सुनते हैं रुके रुके से कदम का अगला अध्याय। जो बिंद गया सो मोती। रिश्ते की डोर से जो पिरोया गया हो उस मोती की कद्र करो, चाहे वे कंकड़ समान ही क्यों ना हो। मनचाही मुराद पूरी नहीं होने के बावजूद भी रिश्तों की गहराई को समझना और बात का पतंगड़ न बनाना, यही तो स्त्री धर्म है। माँ से यही तो सुनती आई थी हमेशा। लड़कियों में ही होता है असीम धीरज और दो घरों को एक साथ जोड़कर रखने की ताकत। वे चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे या नरक। बचपन से यही जुमले सुन सुनकर लड़कियां मायके की दहलीज लांग ससुराल पहुंच जाती हैं। मेधा भी पहुंच गई, दोनों घरों की बागडोर अपने नाजुक से कंधों पर रखे हुए। मेधा को पता है कि उसके ससुर जी ने बाबा से पलंग और अलमारी जब वे अपने नए घर पहुंच जाए वहां भिजवाने को कहा था। अब कुछ हफ्तों की बात है, बेकार में सामान को बार बार खोलना बांधना पड़ेगा, ऊपर नीचे लेके जाओ, कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। भाभी, आप कपड़े बदल लो, आपके सूटकेस में रखे हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी जूड़ा और मेकअप उतारने में। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए पूजा बाहर चली गई। मेधा ने अपना सूटकेस खोला और एक हल्की प्रिंटेड साड़ी निकाली। पहली रात नए घर में उसे नाइटी पहनना कुछ अजीब सा लगा। कपड़े बदलने के बाद पूजा ने उसका जूड़ा खोलने और गहने ठीक से रखने में मदद की। हाथ मुंह धोकर लेटते लेटते 3 बज गए। सुमित जी अपने दोस्त के घर सोने चले गए थे। वो कोई और नहीं है घर पर, मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह? मेधा ने पूजा से पूछा। पापा की साइड से तो कोई नहीं है, मम्मी के 2 बड़े भाई हैं। बड़े भाई मामा जी, उनकी ससुराल यहीं दिल्ली में है तो वे लोग वहीं ठहरे हैं। छोटी मामी के आंख का ऑपरेशन था इसलिए वे लोग नहीं आ पाए। और बाकी के लोग? और वो जो बाराती थे इतने, अरे वे सब तो मेरे ससुराल वाले और सुमित के कुछ दोस्त थे, कुछ हमारे पड़ोसी और कुछ माधव के ऑफिस से लोग। पूजा मेधा का लहंगा ठीक से तय करते हुए बोली। मैं भी कल चली जाऊंगी अपनी ससुराल, जब से आई हूं गई ही नहीं। कुछ शॉपिंग करनी है, फिर पैकिंग, अगले हफ्ते वापस लंदन। पूजा वहीं जमीन पर मेधा के साथ लेट गई। मेधा बहुत थकी हुई थी। बहुत कोशिश करने पर भी सोने में मुश्किल हो रही थी। हर करवट पर चूड़ियों की खनखन, साड़ी की परतें, पैर में पायल, बिछुए, नई जगह पर नई जिंदगी, सुनहरे भविष्य के सपने देखते देखते कब आंख लग गई पता ही न चला। सुबह कुछ खटर पटर की आवाज से उसकी आंख खोली तो देखा उसकी बगल में पूजा भी सो रही है। उसकी सास फ्रिज का दरवाजा खोल चुकी हुई बर्तनों को इधर उधर कर दूध का पतीला निकाल रही थी। वह रजाई उघाड़कर तुरंत खड़ी हो गई, उनके पैर छू लिए। चाय बना रही हूं, तुम पियोगी? पूजा उठ, 7 बज गए हैं, सास ने पूजा को हिलाते हुए कहा। सुमित भी आते होंगे, फिर तुझे सामान भी पैक करना है। चाय पिला दो, उठ रही हूं, पूजा रजाई के अंदर से ही बोली। मेधा बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली। दिन के उजाले में घर ठीक से दिखाई दिया। कमरे के आगे थोड़ी खुली जगह थी जहां एक पुरानी बिना टायर की साइकिल खड़ी थी, बाबा आदम के जमाने की, जिसके हैंडल पर टंगे थे थैले। ऊपर रखी थी दरी, चटाई, रजाई, गद्दे। कोने में एक सिलेंडर, एक खाट दीवार के सहारे।
उसके आगे एक फोल्डिंग पलंग, एक प्लास्टिक की बाल्टी जो कपड़ों से भरी थी। बाएं हाथ की तरफ थी एक छोटी सी रसोई जिसमें एक ही व्यक्ति के खड़े होने लायक जगह थी। उसके बाद था गुसल खाना और कोने में टॉयलेट। बाथरूम की दीवार पर हाथ धोने के लिए एक छोटा सा सिंक। चाय पीकर नहा लेना, मंदिर जाना है। भैया नहा धोकर तैयार हैं, पूजा ने मेधा को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। मैं जरा सामान समेट लूं, पूजा बाहर निकलते हुए बोली। मेधा ने चाय खत्म कर अपने लिए पीली साड़ी निकाली और कमरे को एक बार फिर सर घुमाकर देखा। कमरे में दरवाजे की तरफ एक खिड़की थी, पर शायद हमेशा ही बंद रहती थी, क्योंकि खिड़की की सिल पर एक टेप रिकॉर्डर और कुछ टेप रखे थे। वहीं पर रखा था एक छोटा सा दरवाजे पे लटकाने वाला शीशा और एक कंघा। सफेदी बहुत पुरानी और खिड़की के पल्लों का पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था। लगता है इस घर में बरसों से सफेदी नहीं हुई। वह अपना तौलिया और कपड़े लेकर बाथरूम पहुंची। वहां बहुत सारी छोटी बड़ी अनगिनत प्लास्टिक की बाल्टियों में पानी भरा रखा था और एक बाल्टी में पानी गर्म करने की इमल्शन रॉड लगी थी। उसे याद आया जब वो बहुत छोटी थी तब शायद यह इस्तेमाल होती थी। अब तो तकरीबन हर घर में गीजर लगा है। पूजा रॉड निकाल कर ले गई और बाहर रखी पानी बाल्टी में गर्म करने रख दिया। मेधा ने दरवाजे के पीछे अपने कपड़े टांगे और नहाने के बाद अपनी रात वाली साड़ी ही लपेटकर बाहर आ गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि माँ बाथरूम से कैसे अच्छे से साड़ी लपेट कर निकला करती थी। वह तो गिरने को हो रही थी। जल्दी से कमरे में घुसकर उसने सलीके से अपनी नई साड़ी पहनी। अपने वैनिटी बैग में लगे शीशे को देखकर तैयार हुई। कमरे में कोई ढंग का शीशा ही नहीं था, ना ही अलमारी। सिर्फ एक हाथ में पकड़ने वाला एक छोटा शीशा खिड़की की तरफ टंग रहा था। भाभी आप तैयार हो जाओ तो बाहर आ जाओ, पूजा की आवाज आई। वह भी नहा धोकर सलवार सूट पहनकर तैयार थी। मेधा बाहर निकलकर बीच वाले कमरे से होती हुई बाहर वाले कमरे में पहुंची। यहां पहुंच उसे लगा जैसे वह सन 30 या 40 में पहुंच गई हो। उस छोटे से कमरे में एक कोने में टीवी, पुराना लकड़ी का सोफा जिस पर बदरंगी हरी रंग की गद्दियां बिछी थी, बीच में एक छोटी सी लकड़ी की गोल मेज। खिड़की और दरवाजों पर मोटे हैंडलूम के बरसों पुराने रंग उड़े हुए पर्दे लटक रहे थे। एक दीवार पर फड़फड़ाता कैलेंडर और दूसरी दीवार पर बड़ी पुरानी दीवार घड़ी। दूसरे कोने में एक लगभग हाथ की बनी हुई छोटी सी पढ़ने लिखने की लकड़ी की मेज और उस पर रखा हुआ एक टाइपराइटर। कुल मिलाकर इस घर में ना कभी रंग रोगन हुआ और जो सामान एक बार खरीदा गया शायद कभी नया नहीं लिया गया। माधव सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और ससुर जी बाहर बरामदे में चटाई पर आलती पालती मारे नाश्ता कर रहे थे, टोस्ट और चाय। मेधा को देख माधव अखबार लपेटकर खड़ा हो गया। उसने पूरी बाजू की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। मैं स्वेटर पहनकर आता हूँ, फिर मंदिर चलेंगे, तुम भी शॉल ले लो, ठंड है, माधव ने मेधा से कहा। मेधा वापस कमरे में गई और ध्यान से बीच वाला कमरा देखा। इस कमरे में एक तरफ की दीवार पर ऊपर से नीचे तक लकड़ी की अलमारियां बनी थी। एक तरफ बड़ी और एक ऊंची सी खाट बिछी थी जिस पर बहुत सारे कपड़े धुले बिना धुले उतरे हुए पड़े थे। सामने की दीवार पर शायद पूजा के सूटकेस और बैग्स खुले पड़े थे। एक तरफ की दीवार पर बड़ा शीशा लगा था। माधव इसी कमरे में एक अलमारी में से अपना स्वेटर निकाल रहा था। मेधा ने सूटकेस में से अपना कार्डिगन और शॉल दोनों निकाल लिया। तुम लोग मंदिर जाओ तो यह गोला चढ़ा देना, सास ने माधव के हाथ में एक गोला दे दिया। मेधा को याद आया कैसे विनोद की शादी के बाद वे लोग 4-5 गाड़ियों में भरकर एक साथ मंदिर गए थे। उसके बाद घर आकर उन्होंने कितनी सारी रस्में की थी। देवर और भाभी ने मिलकर छड़ी खेली जिसमें सुधा बीच में खड़ी थी।
बाकी के छोटे बड़े देवर गोल गोल घूमते हुए पेड़ की पतली डाली से धीरे धीरे एक दूसरे के पैरों पर मारते हुए खेल पूरा कर रहे थे। शायद पहले बचपन में शादी हो जाती थी, इसलिए नन्ही सी दुल्हन को खेल खेल में घर के लोगों से मिलवाया जाता होगा, ताकि उसे नए घर में डर न लगे। कितना मजा आया था। यहाँ ये दोनों अकेले ही मंदिर जा रहे हैं। शाम को रिसेप्शन कितने बजे है? मेधा ने माधव से पूछा। वह पूरे दिन का हिसाब लगा रही थी कि विनोद भी पग फेरी की रस्म के लिए आता होगा, फिर उसे तैयार भी होना है। तुमसे किसने कहा रिसेप्शन है? सभी लोग कल आ चुके हैं और हम लोग कल शिमला के लिए निकलेंगे। इतना कहकर चुपचाप माधव खिड़की के बाहर देखने लगा। मंदिर घर के पास ही था, पर माधव ने एक कार और ड्राइवर शायद किराए पर रखा हुआ था। मेधा को लगा कि हाँ ठीक है, ज्यादा रिश्तेदारी है नहीं, इसलिए रिसेप्शन की क्या जरूरत है। वह अपनी रिसेप्शन वाली साड़ी मुंह दिखाई पर पहन लेगी। जब वे मंदिर से वापस आए तो सुमित जी उनका इंतजार कर रहे थे। आगे के कमरे में नाश्ता लगा था, पराठे, गाजर मटर की सब्जी, मिठाई और चाय। नाश्ता खत्म होते होते विनोद पग फेरी की रस्म के लिए उसे लेने आया। सुमित जी तो बहुत ही बातूनी और मजाकिया। उन्होंने सभी को बातों में लगाए रखा। उनके आने से तो घर में जैसे रौनक आ गई, वरना मेधा को तो ये शादी वाला घर लग ही नहीं रहा था। उसे अब घबराहट होने लगी। पूजा चली जाएगी तो वह इस नए माहौल में कैसे रहेगी? शादी की तैयारियों में यह तो कभी सोचा ही नहीं कि हर घर अलग होता है, अपना रहने का एक अलग तरीका होता है। उसे अब इस नए घर को अपना बनाना होगा। वो समझती थी सब घर उनके घर के जैसे ही होते हैं। मेधा कार से उतरी तो उसे रुलाई आ गई। घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। काफी लोग जा चुके थे, पर अभी भी बहुत लोग घर में ही थे। सभी ने आगे बढ़कर उसे बाहों में लिया। परी पहले तो उसे घूरती रही, फिर चट से उसकी गोदी में चढ़ गई। सुधा सबके लिए चाय बना लाई। मेधा ने नाश्ता देर से किया था तो उसे भूख नहीं थी। शाम मेधा उसे लेने आया। उसने एक एयर बैग में कुछ पुराने सलवार सूट और घर में पहनने वाली कुछ चप्पलें और अपना कुछ पुराना सामान रख लिया। क्योंकि वह शिमला जा रही थी तो उसने अपना एक कोट और जूते भी रख लिए। माधव ने ज्यादा देर रुकने से मना कर दिया। उसने खाना भी नहीं खाया, सिर्फ थोड़ा चाय और नाश्ता किया। वह बोला, कल सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए अब हम चलते हैं। सबको एक बार फिर रोता हुआ छोड़कर मेधा ससुराल के लिए विदा हो गई। मेधा ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में बिछी थी 2 चारपाइयां। बिट्टू, हम लड़कियों का जीवन डोर से बंधी पतंग की तरह होता है। विवाह से पूर्व पिता और विवाह पश्चात पति के अनुसार चलना होता है। उसकी दी आजादी के अनुसार ही हमारी उड़ान होती है। सहनशीलता तो हमारा गहना है। सबके नजरिए को समझकर ही कोई फैसला करना, यही तो औरतों की विशेषता है। जब से रिश्ता पक्का हुआ, माँ उठते बैठते ऐसे जुमले मेधा को सुनाते हुए भी सुनाती रहती थी। और अगर ससुराल बहुत बुरा हुआ तो मेधा के पूछने पर माँ आंखें बड़ी बड़ी कर कर कहती, शुभ शुभ बोल। समस्या को बड़ा समझो तो बात का बतंगड़ बन जाता है, सामना करो तो खत्म। मेधा हिचकी लेती जाती, रोती जा रही थी। माधव ने थोड़ा करीब आकर धीरे से उसकी हथेली अपने हाथ में लेकर अपने होने का आश्वासन दिया और अपना रुमाल उसे दिया। मेधा ने सकुचाते हुए रुमाल लिया और न जाने उस स्पर्श में क्या जादुई असर था कि उसकी रुलाई धीरे धीरे बंद हो गई। इतने दिनों की भागदौड़ और माधव की नजदीकी ने मेधा की आंखें मुनने लगी। बर्फीले पहाड़ और लंबी पतली सड़क पर दोनों हाथों में हाथ डाले चले जा रहे हैं। ठंड के कारण कपकपी छूट रही है। तभी एक चाय की टपरी दिखाई दी। दोनों वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठे मिट्टी के कुल्हड़ से चाय सुड़कने लगे। मेधा मेधा की आवाज से उसकी नींद टूटी।
उसका सिर माधव के कंधे पर है। देखा कि टैक्सी घर के नीचे खड़ी है। ओह, तो वह अब तक सपना देख रही थी शिमला का। सक पकाती सी मेधा सीधी हुई। माधव ने हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो देखा ससुर जी बाहर के कमरे में टीवी देख रहे हैं। सास रसोई में थी। मेधा सोचने लगी, ये लोग सोते कहाँ हैं? बीच वाली जगह में एक चारपाई है, अलमारियां और काफी सामान। पीछे एक छोटा सा कमरा, शायद माधव का। फिर सास ससुर कहाँ सोते हैं? कहीं न पलंग, न खाने की मेज। माधव के पीछे पीछे वह उसके कमरे के दरवाजे पर आई। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। कमरे में बिछी थी 2 चारपाइयाँ। एक कोने में फ्रिज, उसके दोनों सूटकेस, वैनिटी केस, सब एक और जमीन पर रखे थे। माधव ने कंधे से सामान उतारा और कहा, तुम चेंज कर लो और शिमला जाने के लिए सामान बांध लेना, और देखो सामान हल्का ही रखना 3 दिन के लिए, ताकि आराम से उठाया जा सके। माधव ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। ये कैसी शादी है? न कोई स्वागत, न उल्लास, न कोई तैयारी, न रिसेप्शन, न मुंह दिखाई की रस्म। कितने शौक से उसने गाने और डांस की तैयारी की थी। उसका मन भर आया, रुलाई छूट गई। माँ की बातों को ध्यान में रख मेधा ने पूरे माहौल से आंखें मींच ली। उसने सोचा, चलो थोड़े दिन की बात है, फिर खुद अपने फ्लैट में चले जाना है। आज उसकी पहली रात है, उसे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वह अपने सूटकेस खोल सामान निकालने लगी। उसने अपना एयरबैग खाली किया, उसमें 2-3 दिन के कपड़े रख लिए। अभी भी वह अपनी भारी साड़ी में ही थी। माधव कुर्ता पजामा पहनकर भीतर आया। माँ खाने को पूछ रही हैं। मुझे भूख नहीं है, वहाँ सबने जबरदस्ती बहुत खिला दिया था, मेधा ने जवाब दिया। सच पूछो तो इतना फीका सा माहौल देखकर उसकी भूख प्यास दोनों मर गई थी। भूख तो मुझे भी कोई खास नहीं है। मैंने बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी रख दी है। तुम हाथ मुंह धोकर तुम्हें जो पहनना है पहन लो। पापा बाहर के कमरे में ही रहते हैं। रात को वहीं उनका फोल्डिंग बिछता है और मम्मी बीच के कमरे में। तुम्हें ये चारपाई देखकर अजीब तो नहीं लग रहा? वो तुम्हारा सामान सीधे फ्लैट में आने वाला है। माधव की बात सुन मेधा सिर हिलाते हुए कपड़े उठा बाथरूम में घुस गई। मेधा, खाना नहीं खाना तो दूध पी लो, सास ने पूछा। पर मेधा का जी नहीं लग रहा था। ये कैसा दस्तूर है? जन्म से ही शादी, दूसरा घर, अमानत आदि शब्दों को रटते सुनते बड़ी हुई। कभी भी किसी ने इस रात के लिए तैयार नहीं किया था। भाभी से चाची तक सब दबी जुबान में छेड़ती थी, पर कभी खुलकर कुछ बताती नहीं थी। मेधा उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी, पर क्या कोई और रास्ता है? उसने अपनी नई 2 पीस नाइटी पहनी और कमरे में पहुंची और वहां रखे फ्रिज को घूरने लगी। अब शायद सास बचा हुआ खाना रखने आए, या हो सकता है दूध का बर्तन। सुबह उसे कितने बजे उठना होगा? सुबह की चाय भी तो बनेगी। उसे याद आया, उसने सुना था कि इनके घर बर्तन करने वाली अम्मा शायद सुबह 5:30 बजे आ जाती है। खड़ी खड़ी यही सोच रही थी। कल नाश्ता करके निकलेंगे। माधव ने भीतर आते हुए दरवाजा बंद कर लिया। सब सामान रख लिया ठीक से? उसने चारपाई पर बैठ मेधा से पूछा। जी। मेधा ने अब तक जो पढ़ा, सुना या देखा था, उस हिसाब से उसकी यह सुहाग रात बिल्कुल अलग थी। न गजरे,
न फूल, न घूंघट, न दूध, न मिठाई, न यार दोस्तों के ठाके, न देवर नंदों की शरारतें। भले ही धन दौलत ना मिले, बड़ों का आशीर्वाद और अपनापन हो तो जीवन सफल मानो। मेधा माँ के जुमलों को याद करके मुस्कुरा दी। तुम लेट जाओ, माधव ने मेधा की तरफ देखकर कहा। कल पूरा दिन बस में बैठना होगा। माधव ने बाहर की तरफ वाली चारपाई पर लेटते हुए कहा। ठंड बहुत थी। मेधा भी दूसरी दीवार की तरफ वाली चारपाई पर लेट गई और रजाई ओढ़कर झट से आंखें बंद कर ली, मानो सब भूलकर अपनी सपने वाली रात को जिंदा करना चाहती हो। माधव ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, सो गई क्या? मेधा की मरती सी आवाज निकली। उसके बाद सब कुछ एक स्वप्न सा ही था। ना ही उसकी आंख खुली और ना सांसें थमी। एक ही रात में वह अपनी पुरानी जड़ें उखाड़कर एक नए आंगन में रोप दी गई। विवाह सिर्फ दो लोगों को नहीं, दो परिवारों को आपस में जोड़ता है। कभी पलटकर जवाब न देना और नजरें सदा नीची रखना। माँ की चलते चलते यही सीख थी मेधा के लिए। खट खट खट। अभी तो दिन भी नहीं निकला था और दरवाजे की खटखट से मेधा की आंख खुली। उसने दूसरी चारपाई पर सोते माधव का कंधा हिलाया और धीरे से फुसफुसाई, सुनो, दरवाजा खोलो, और खुद रजाई मुंह तक ओढ़कर अंदर सिमट गई। शायद सास थी, फ्रिज से दूध का पतीला लेने आई थी। तुम चाय पियोगी? नहीं। मेधा के लिए तो अभी आधी रात थी। बाहर खटर पटर की आवाज आ रही थी। शायद मेहरी भी मुंह अंधेरे आ जाती है। मेधा फिर से सो गई। पानी आ गया है, तुम तैयार हो जाओ, फिर हमें निकलना है, माधव ने मेधा को जगाते हुए कहा। मेधा ने देखा कि माधव नहा चुका है। उसे शर्म आई कि वह दोबारा क्यों सो गई। उसने फटाफट अपना तौलिया और कपड़े उठाए और बाथरूम में घुसी। बाबा ने अपनी मोटर लगवा रखी थी और उनके घर पर दो पानी की बड़ी टंकियां थी, एक छत पर और दूसरी आंगन में जमीन के नीचे। उसके लिए यह पानी का इंतजार और सिर्फ एक बाल्टी पानी से नहाना बहुत ही मुश्किल था। नाश्ता कर दोनों स्कूटर लेकर बस अड्डे पहुंचे और शिमला जाने वाली बस में बैठ गए। ठंड बहुत थी। मेधा ने चुन्नी अच्छी तरह अपने सर पर लपेटकर अपने कान ढक लिए और शॉल कसकर दोनों हाथों को फूंक मार मार कर मलने लगे। माधव पानी की बोतल और चिप्स का पैकेट ले आया। माधव ने सीट पर बैठते ही अपना हाथ मेधा के कंधे पर रखा, उसे अपनी तरफ खींच लिया। मेधा भी उसकी तरफ सरक गई, मानो वह भी इसी इंतजार में थी। मेधा कितना कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी, पर माधव ज्यादा बातचीत नहीं करता, यह उसे पता लग चुका था। फिर भी थोड़ा बहुत पता चला कि वे लोग कभी अपने ननिहाल नहीं गए, ना ही माँ कभी अपने मायके। पापा कहीं नहीं आते जाते और ना ही माधव के कोई यार दोस्त हैं। उसे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है। वह इतवार को बाजार घूमने और बाहर खाना खाने जाता है। पापा को रिटायर हुए 10 साल हो चुके हैं, पूजा की शादी को 5 साल। मेधा भी अपनी सहेलियां, कॉलेज आदि के बारे में बताने लगी। तुम्हारे इतने सारे मामा मामी, चाचा चाची, कजिन, सबके नाम कैसे याद रहते हैं? और इतने सारे लोग एक साथ शादियों में कहाँ सोते हैं? और तुम लोग ये बाथरूम वगैरह कैसे जाते हो? जितना मेधा अपनी ससुराल को देखकर हैरान थी, उतना ही माधव अपनी ससुराल से। पर मेधा के लिए ये बहुत बड़ा बदलाव था। उस माहौल में अपने आप को ढालना था उसे, ना कि माधव को। फिलहाल तो वह माधव के बेहद करीब, उसकी बाहों के घेरे में मदहोश थी।
हर सफर का कुछ अपना एक मकसद होता है, फिर चाहे वह जिंदगी हो या यात्रा। मेधा अनेकों बार अपने मित्रों और परिवारों के साथ कितनी बार सारी जगह घूमने जा चुकी थी, पर आज की यह यात्रा बहुत ही खास थी। वह माधव को करीब से जानना चाहती थी ताकि नए माहौल में अपने आप को ढाल सके। बीच में रुकते रुकाते शाम होते होते वे शिमला पहुंच गए। हवा में बढ़ती ठंडक, ऊंचे पहाड़, घुमावदार रास्ते और खूबसूरत नज़ारे, कुल मिलाकर पूरा माहौल बहुत ही रोमांटिक था। बस अड्डे से वे टैक्सी लेकर पहले से बुक किए होटल में पहुंचे। दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए खाना खाने होटल में बने रेस्टोरेंट में चले गए। अगले दिन आराम से उठकर घूमने का प्लान बनाया। यहाँ ना तो सुबह खटखट होगी और ना ही कहीं जाने की जल्दी। दोनों अगले दिन रिच रोड और जाखू मंदिर गए। मेधा ने कुछ टोपियां और शॉल घर वालों के गिफ्ट के लिए खरीदी। जाखू मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़ते नटखट बंदरों का सामना किया। लोगों ने उन्हें पहले से सचेत कर दिया था, भूल कर भी खाने का कुछ भी सामान अपने पास ना रखें, ना ही उन्हें खाने के लिए कुछ दें। ये बंदर लपक कर पर्स आदि खींच ले जाते हैं। उन्हें वहां ढेर सारे हनीमून कपल्स दिखाई दिए। एक कपल से बात करने पर पता चला कि वे भी उनके होटल में रुके हैं। उनसे अच्छी दोस्ती हो गई और अगले दिन कुफरी जाने का प्रोग्राम साथ ही बन गया। मेधा को अच्छा लगा, चलो कोई तो बात करने वाला मिला, वरना पूरा रास्ता बस हूं हाँ। माधव से बातचीत करना मानो प्रश्नोत्तर जैसा है, बस जानकारी लेना और देना, उससे ज्यादा वह बात नहीं करता। मेधा हमेशा से साहित्य दर्शन से जुड़े रहने के कारण अपने विचार काफी गहराई से व्यक्त करती थी। अंजलि भी उसकी तरह खूब बातूनी और उसका पति राजेश भी काफी हंसमुख स्वभाव वाला था। पूरे रास्ते दोनों बातचीत ही कर रहे थे। माधव अपनी आदत अनुसार सिर हिलाकर या कुछ गिने चुने शब्दों में ही अपनी बात पूरी कर देता। अरे भाई, बोलने पर टैक्स थोड़े ही है, ना ही हंसने पर फिर कंजूसी कैसी, अंजलि माधव से बोली। पर यह सब बातें स्वाभाविक होती हैं, कोई किसी को सिखा नहीं सकता। माधव कमरे में आकर नाराज हो गया। खबरदार जो उन लोगों से बातें की, किस तरह से मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे। मुझे नहीं जाना उन लोगों के साथ, नहीं करनी मुझे बेकार की बातें और बेकार में खी खी हंसना। तुम भी उन लोगों से बात नहीं करोगी। माधव पता नहीं किस हीन भावना का शिकार है। उसे ऐसा लगा मेधा भी वहीं थी। अंजलि ने तो यूं ही हल्का सा मजाक किया था, कोई ताना नहीं मारा था। पर माधव के तेवर देखकर मेधा डर कर चुप हो गई। बचपन से मेधा ऐसी ही है। उसे लड़ाई झगड़ा या बेकार में बात बढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत जल्दी दूसरों की बात मान जाती है, इसलिए सब उसे अपनी टीम में रखना चाहते थे। पता था मेधा मतलब नो नखरा। अच्छा छोड़िए, आप अपना मूड ना खराब करें, मैं कोई बहाना बना दूंगी। अरे बर्फ गिरने लगी। मेधा खिड़की के बाहर छोटी बच्ची सी उछल पड़ी और बर्फ देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह इसी वक्त दौड़कर बाहर चांदनी रात खुले आसमान में रुई सी गिरती बर्फ को अपनी बाहों में लपक लपक कर भर ले और गोल गोल घूमते हुए देर तक नाचे। ठंडे कांच पर अपने गाल टिकाए देर तक खड़ी रही। अब सारी रात वहीं खड़ी रहोगी तो सर्दी लग जाएगी, सो जाओ, कल जमकर बर्फ में खेल लेना, माधव उसके मन को पढ़ते हुए बोला। सुबह बर्फ थम चुकी थी। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर छा चुकी थी। माधव को जल्दी उठने की आदत थी। उसने नहा धोकर मेधा को उठाया और दोनों तैयार होकर अकेले ही कुफरी निकल गए। मेधा को अफसोस हुआ, पर वह कोई जिद कर अपने ये हसीन दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी किसी अनजान व्यक्ति के कारण वह अपने जीवन साथी से क्यों बहस करे। कुफरी पर उन्होंने बर्फ में एक दूसरे पर खूब गोले फेंके।
वहां और भी काफी परिवार मजे ले रहे थे। वापस पहुंचकर कुछ देर कमरे पर आराम किया और शाम को रिज रोड पर निकल गए। खाना पीना बाहर खाकर शाम 7 बजे तक वापस आ गए। अगले दिन उन्हें वापस दिल्ली के लिए निकलना था। अच्छा हुआ अंजलि और राजेश कहीं नहीं टकराए, वरना मेधा मन ही मन सोच रही थी कि मिल गए तो वे क्या बहाना बनाएगी। उसने सारा सामान रात को ही पैक कर लिया। वापस आते समय दोनों ही चुप थे। शायद मन तो दोनों का नहीं था लौटने का, पर सच्चाई तो यही थी। 4 दिन की चांदनी। हम गर्मियों में ना फिर आएंगे, उत्साहित सी मेधा बोली। माधव का संक्षिप्त सा जवाब आया, पर इससे मेधा के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। आधा रास्ता सोते और जागते वापस दिल्ली कश्मीरी गेट बस अड्डे पहुंचे। सीधा रिक्शा, वहां से ऑटो लिया और घर आ गए। कुकर की सीटी की आवाज से पता चला कि रात का खाना बन रहा है। हाथ मुंह धोकर मेधा ने ससुर जी को बाहर के कमरे में खाने की थाली दी। वे वहीं न्यूज सुनते हुए खाना खाते हैं। मेधा भी वहीं बैठकर, माधव भी समाचार सुनने लगे। सास ने उन दोनों की थाली लगा दी, मूंग की धुली दाल, आलू मटर की सब्जी और फुलके। माधव को अगले दिन ऑफिस जाना है, इसलिए वह जल्दी सोने चला गया। सबने चुपचाप खाना खाया, साथ बैठे रहे, पर कोई बात नहीं हुई। जाओ तुम भी सो जाओ, दिन भर बस में बैठे बैठे थक गई होगी, सास ने मेधा से कहा। जी, कहते हुए मेधा वहां से चली गई। वैसे भी बिन बोले वहां बैठना उसे अजीब सा लग रहा था। अगला दिन मेधा को पहाड़ सा लगा। माधव सुबह 8 बजे काम पर चला गया। उसने कुछ देर कमरे में बैठे मैगजीन पढ़ी, फिर नीचे मकान मालिक के यहाँ जाकर घर फोन किया। तू तो हमें भूल गई, कितने दिनों बाद फोन किया, माँ ने शिकायत की। माँ कल रात ही तो घूमकर वापस आए और आज फोन कर लिया। अगर घर पर फोन लगा होता तो रात को ही कर लेती। अब किसी दूसरे के घर रात को जाना अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये बता कब आएगी, सब लोग कैसे हैं, तेरा मन तो लग गया ना, सबका खूब ख्याल रखना। कहते कहते माँ का गला रूंध गया। मेधा भी रिसीवर पकड़े पकड़े रोने लगी। माँ सब बहुत अच्छे हैं, आप मेरी चिंता ना करो, मैं जल्दी आऊंगी। परी कैसी है? आप ना विनोद के हाथ मेरी किताबें भिजवा देना, 2 महीने में परीक्षा है। वैसे भी यहाँ पे करने को तो कुछ है नहीं, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। सुधा ने भी थोड़ी हंसी मजाक की बात की, पर मेधा फोन पर लंबी बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि आंटी ने कहा कि बेटा आप कभी भी फोन करने आ जाना, शर्माना मत। मेधा शुक्रिया कर ऊपर आ गई। आज रात तुम सूप बना लेना, माधव के पापा और माधव को पसंद है। हम भी तो देखे तुम्हारे हाथों का स्वाद, तुम्हारे बाबा बहुत तारीफ कर रहे थे। सास के कहने पर थोड़ा डरते हुए मेधा ने रात के खाने की तैयारी की। ऐसा नहीं कि वह पहली बार सूप बना रही थी, बस मन के कोने में एक आस थी कि सबको एक खाना पसंद आए। टमाटर काटकर कुकर में थोड़े पानी के साथ चढ़ा दिए, साथ ही काट डाली एक गाजर। सास ने भीतर अलमारी से निकाल कर दी मिक्सी एकदम नई और डिब्बे में पैक की हुई थी, जैसे कभी इस्तेमाल ही ना हुई हो। मेधा को पहली बार नई रसोई में थोड़ी दिक्कत हुई। इतनी छोटी सी स्लैब भरी हुई, और पहली बार मेधा ने इतने छोटे बर्तन देखे थे, घी, तेल, दालें छोटी छोटी बोतलों में। पर ठीक ही है, रखने की जगह भी नहीं है और ना ही इतने सारे खाने वाले। उसके मायके की तरह ना कोई दिन भर महफिल जमी रहती है। टमाटर गाजर को ठंडा कर मिक्सी में पीस छान कर वापस पतीले में डाला, थोड़ा पानी दूध डालकर धीमी आंच पर उबलने दिया। ठंडे दूध में कॉर्नफ्लोर घोलकर उबलते सूप में डालकर उसे लगातार चलाती रही, फिर छोटे चम्मच से टेस्ट किया। नमक थोड़ा कम था। नमक और काली मिर्च डाली। बड़े कटोरे में उसने सूप पहले अपने ससुर जी को दिया और सर्व करने से पहले उसमें थोड़ा मक्खन, फेंटी हुई मलाई और बारीक कटा हरा धनिया डाला। सभी को उसका बनाया सूप बहुत पसंद आया। तो रात को टमाटर का सूप बनाकर बिना किसी तामझाम के मेधा की पहली रसोई हो गई। अभी हथेली की मेहंदी भी न उतरी थी, पर उसकी चमक फीकी पड़ने लगी थी।
कहते हैं मेहंदी का रंग जितना खिलता है, घर में उतनी खुशियां आती हैं, पति उतना ही प्यार करता है। पर मेहंदी कितनी पुरानी है, नई, क्या क्या डालकर, क्या क्या नुस्खे अपनाकर गाढ़ी की गई है। क्या इससे खुशियों पर असर पड़ता है? यह कोई नहीं बता सकता। मेधा अपनी हथेली पर धुंधलाया सा माधव का नाम घूर रही थी। मेहंदी वाली ने कितने जतन से छिपा कर नाम लिखा था। ठीक से छिपाना, नंदोई सा रात भर ढूंढते रहे, सुधा ने एक आंख दबाते हुए कहा था, और मेधा मुंह नीचे करके शर्मा गई थी। किसी को क्या पता, न किसी ने नाम ढूंढा, न उसकी हथेलियों को गौर से देखा। मेधा ने नहा धोकर अपने कपड़े धोकर बीच की टंगी रस्सी पर सूखने डाल दिया। सास ने उसे नाश्ते के बाद सब्जी काटने को दी। दोपहर को खाने में खिचड़ी और दही। तुम खिचड़ी खा लेती हो? सास के पूछने पर वह यह नहीं कह पाई कि हाँ, जब बीमार होती हूँ। दिन में वह बाहर बरामदे में मूड़ा डालकर मैगजीन पढ़ने लगी। ससुर जी बाहर वाले कमरे में ही सोफे पर लेट गए और सास बीच वाले कमरे में आराम करने लगी। शाम को चाय पीने के बाद सास तैयार होकर बाजार चली गई। मेधा रात के खाने की तैयारी में जुट गई। घर पर माँ और सुधा ही खाना बनाते थे। वह भी पूरा हाथ बटाती थी, पर कभी उसने पूरी रसोई अकेले नहीं बनाई थी। उसने दाल और आलू बैंगन की सब्जी बनाई, आटा गूंद कर रख दिया। तभी विनोद और सुधा परी के साथ ऊपर आए। उनका आना मानो तपती धरती पर ठंडी फुहार सा था। वह तो तरस गई थी किसी से बात करने को। बड़ी बुझी बुझी लग रही है, लगता है रात भर सोने को नहीं मिल रहा आजकल। सुधा से गले लगाकर बोली, देख, माँ ने सबके लिए गाजर का हलवा भेजा है। सब ठीक है, आप भी ना भाभी। सुधा ने जब उसे कहा तो मेधा झेपती हुई बोली। वे लोग मेधा की किताबें लाए थे। किताबें देख मेधा बहुत खुश हुई। अरे, आपका सामान अभी भी सूटकेस में रखा है, अलमारी में नहीं लगाया? और ये चारपाइयाँ? सुधा थोड़ा हैरान सी होती बोली, हाँ लगाना है, मम्मी जी तो कह रही थी कपड़े रख लो। मैं ही कितनी आलसी हूँ, फिर से दोबारा पैक करो, हम तो अपने घर जाने वाले हैं ना। मेधा ने ऐसे ही झूठ मूठ का बहाना बना दिया और वह सुधा को झूठ मूठ के किस्से बताने लगी। अरे दिन रात कितने हफ्ते तक ढेर सारी मोहल्ले वाली आई, खूब नाचे गाए, खूब सारी मुंह दिखाई मिली। फिर सुंदरता, शिमला की बातें, बर्फ। विनोद और सुधा माधव के ऑफिस आने से पहले ही निकल गए। वो बाबा दुकान पर अकेले हैं। अंकल जी, आंटी जी, आप लोग सभी संडे शाम को जरूर घर पर आइए, परी का पहला जन्मदिन है। विनोद ने ससुर जी को आमंत्रित किया। अरे, हम बच्चों की पार्टी में क्या करेंगे, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माधव और मेधा आ जाएंगे। नहीं नहीं, बच्चों की नहीं, बड़ों की ही पार्टी है, बस अपने घर के ही लोग होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो जरूर आइएगा। अब हम निकलते हैं, बाबा दुकान पर अकेले हैं और आज वह दुकान वाला लड़का भी नहीं आया है। मेधा अपनी किताबें पाकर बहुत खुश थी। अगले दिन दोपहर खाने में फिर खिचड़ी। तुम्हारा जो मन हो खाने को बना लो। माधव के पिताजी दिन में खिचड़ी ही खाते हैं। और यह देखो, अखबार में कुछ स्कूल की नौकरियां हैं, तुम देखकर फॉर्म भर दो। सास मेधा को अखबार पकड़ाते हुए बोली, जी। पर मेधा को अभी यह नहीं पता था कि नौकरी ढूंढनी कहाँ है। घर में कोई शिफ्टिंग की बात ही नहीं कर रहा था, न नए घर जाने की, न नए घर के बारे में। माधव ने परी के जन्म पर जाने से मना कर दिया। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम चली जाना। पर मैं अकेली शादी के बाद पहली बार, अच्छा नहीं लगता। तो ये बच्चों की बर्थडे पार्टी के चक्कर में अपना काम छोड़ दूं? माधव झुंझलाते हुए बोला। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं माँ से बात कर लूंगी। अगर कोई जोर से बोले तो मेधा सहम जाती थी, और फिर अगर ऑफिस में काम है तो फिर कोई क्या कर सकता है। उसके ससुराल में एक रूटीन सा तय था,
ससुर जी सुबह उठकर चाय पीते, अखबार पढ़ते पढ़ते सरकार को कोसते, फिर पानी आते ही नहा धोकर नाश्ता करते, टोस्ट और चाय, फिर से सो जाते। दोपहर को खाने से पहले कोई किताब पढ़ते, टाइपराइटर पर अखबार के एडिटर को ढेर सारे शिकायती पत्र लिखते। खाने के बाद फिर आराम, फिर शाम की चाय, बाहर रखे कुछ गमलों की देखभाल करते, उसके बाद टीवी देखते हुए रात का खाना, फिर कोई किताब पढ़ते हुए अपनी चारपाई बिछाकर वहीं बाहर के कमरे में सो जाते। ना तो वे कहीं बाहर जाते, ना ही कोई उनसे मिलने आता। सास सुबह 5:30 बजे से रसोई में रहती, बीच में नीचे जाकर दूध ले आती या फल वाले से सब्जी लेती, नीचे ऊपर के 4-5 चक्कर लगाती। दोपहर को कपड़े धोती, फिर दोपहर को खाना वाना खाकर नहाने जाती। शाम को रोज चाय पीकर बाजार चली जाती, वहां से आकर रात का खाना बनाती। मेरा समझ नहीं पाई कि दिन भर उस छोटी सी रसोई में खड़े खड़े करती क्या है। नाश्ते में डबल रोटी, रोज दोपहर को खाने में खिचड़ी या कोई साग, और अब तो रात के खाने की जिम्मेदारी भी मेधा के ऊपर थी। उसका मन भी लग जाता, कुछ करने को तो हो। मेधा नए माहौल में हर तरीके से अपने को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। पानी आते ही तुरंत नहा लेना, पानी भरना, उसके साथ ही हाथ से कपड़े धोना। उसे इन सब कामों में मुश्किल तो लगती, पर जो बात उसे काट रही थी इन सब से भी ज्यादा, वह था इस घर का एक गमगीन सा माहौल। न पितुली हाँ या ना में बातचीत, न किसी का आना न जाना, न मिलना न जुलना। कैसा माहौल है ये? हम नए घर कब जाएंगे? मेधा ने रात माधव से पूछा। क्यों? पता नहीं, जब पापा चाहें। यहाँ से मेरा ऑफिस पास है, वहां से आने जाने में 1.5 घंटा लगेगा एक तरफ, मतलब दिन के 3 घंटे बस में। माधव के जवाब से मेधा को लगा कि माधव नए घर जाना नहीं चाहता। नहीं, वो मम्मी जी नौकरी ढूंढने को कह रही थी, तो नौकरी कहाँ ढूंढनी है? यहीं आसपास या नए घर के पास? और आप मुझे नया घर कब दिखाएंगे? मेधा ने माधव की छाती पर उंगलियां घुमाते हुए कहा। जब शिफ्ट करेंगे तब देख लेना, बहुत दूर है, मैं भी एक ही बार गया हूं। माधव की आवाज में नई जगह के लिए कोई उत्साह ना था। अगले दिन राकू मामा और मामी मिलने आए। मेधा उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वे भी परी के जन्मदिन में जाने वाले थे। सुनकर मेधा की सास ने उनसे मेधा को भी अपने साथ ले जाने को कहा। इनकी तबीयत ठीक नहीं है और माधव ऑफिस में बिजी है। अच्छी बात है कि आप लोग जा रहे हैं, मेधा भी हो आएगी आपके साथ। सुनकर मेधा को अच्छा लगा कि उन्हें उसके मायके जाने पर कोई ऐतराज नहीं। रविवार की दोपहर माधव ऑफिस चला गया और मेधा मामा मामी के साथ अपने मायके। वहां जाकर उसे लगा कि वह अपने घर आई है। शालू भी आई हुई थी। शादी के बाद दोनों पहली बार मिल रही थी। उसका कमरा ज्यों का त्यों था। दोनों वहीं बैठ गईं। तो खुश है ना? बता ना, तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं? और माधव? सब अच्छे हैं। ज्यादा बातचीत नहीं करते, पर मुझे कोई कुछ नहीं कहता। ये लोग माधव कहीं आते जाते नहीं, घर में भी कोई आता जाता नहीं, कोई दोस्त वगैरह नहीं, ना कोई रिश्तेदार। वैसे भी अभी 2 हफ्ते हुए। इट्स टू अर्ली टू से समथिंग। यार पता नहीं, मुझे तो ये शादी के बारे में सोचकर ही सिहरन सी होती है। ऐसे कैसे नई जगह, नए लोगों के बीच। ना बाबा ना, ये शादी वादी अपने बस की बात नहीं। और तेरी पढ़ाई चल रही है ना, कि कहीं लग गई रसोई में पकवान बनाने। शालू अपने मस्त, अपनी मर्जी की बातें करने वाली। जिस दिन तेरा टाइम आएगा ना, तेरी भी हो जाएगी शादी। क्या पता तेरा दिल आ जाए किसी पर, मेधा शालू को छेड़ते हुए बोली। हाँ, दिल आया तो मैंने तो पहले ही कह देना भाई अकेले रहना है तो करूंगी शादी।
मेरे बस की नहीं है सास ससुर के साथ रहना। नो प्राइवेसी, ना पापा, ना, नो नो। मेधा का जी तो किया कि उसे बताए कि उसके कमरे में फ्रिज रखा है और वे रोज सुबह 5:30 बजे खट खट की आवाज से उठती है। फिर अपनी जुबान को काबू में रख हंसने लगी। रात खाना खाकर मामा मामी के साथ मेधा वापस ससुराल आ गई। मामा मामी उसे नीचे छोड़कर ही चले गए। मेधा ऊपर पहुंची तो माधव आ चुका था। मेधा का भी अपना एक रूटीन सा बन गया था। सुबह पानी आते ही नहाना धोना, कपड़े धोना, फिर चाय नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। दोपहर का खाना खाकर थोड़ा सुस्ता लेना, फिर कोई किताब पढ़कर रात के खाने की तैयारी करना। पहले वे रोटी बनाकर ससुर जी और सास को खिला देती, फिर वह और माधव चटाई बिछाकर बाहर बरामदे में खाना खाते। खाना खाकर वे नीचे गली के 2-3 चक्कर लगाते। सास ने उसे नए घर के पास नौकरी ढूंढने को कहा। ससुर जी भी अब दिन में गत्ते के डब्बों में सामान पैक करने लगे थे और मेधा उनकी मदद करने लगी। वह नए घर जाने को उतावली थी। अभी भी उसका सारा सामान सूटकेस में ही था। कमरे में न शीशा और अब मुआ या फ्रिज भी जाएगा बाहर। अगले दिन जब वे रात को खाना खाने बैठे तो सास ने एक कटोरा रखते हुए कहा, वो सामने वाली आंटी जी दे गई हैं, माधव को बहुत पसंद है। मेधा कटोरे को घूर रही थी। लाल लाल ग्रेवी में तैर रही थी पूरी साबुत मछली। मायका छूट जाता है और साथ रह जाती हैं अनगिनत नसीहतें। समय का पहिया चाहे कितनी तेजी से घूमे, पर सच में कुछ मूल्य कभी नहीं बदलते। माँ और उनकी नसीहतें कभी कम नहीं होती। अपने मायके की तुलना कभी ना करना ससुराल में। अपने आप को ससुराल में ढालने की पूरी कोशिश करना, अब वही तेरा घर है। यही सब कहकर भेजा था माँ ने। अपनी जात बिरादरी में विवाह किया ताकि रस्में रिवाज खाना पीना सब कुछ मिलता जुलता हो, नए माहौल में कोई दिक्कत ना हो। वे लोग थे पक्के शाकाहारी, मांस मच्छी तो छोड़ो अंडा भी नहीं खाते थे। माँ तो बाहर किसी शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में ही खाना खाती थी। उनके घर में तो केक और पेस्ट्री भी सब बिना अंडे वाले ही आते थे। मेधा को तो यही पता था। मैं सामने कटोरे में रखी मछली को घूर रही थी, मानो उसने कोई 8वां अजूबा देखा हो। तड़ाक! मेधा अपने गाल पर हाथ भी न रख पाई। उसके कान सुन हो गए और फटी फटी निगाह से माधव के चेहरे की तरफ देखने लगी। गुस्से में थरथराता, अजीब और गरीब सा टेढ़ा मुंह और थूक टपकाता, जोर जोर से चीखता माधव। सास भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? वे दोनों रोज की तरह बाहर बरामदे में खाना खा रहे थे। ससुर जी खाना खाकर अपनी हियरिंग एड उतारकर किताब पढ़ रहे थे। उन्हें नहीं पता बाहर क्या तूफान उठ रहा है। इसने मेरे खाने की देखकर मुंह बनाया, इसकी इतनी हिम्मत! मैंने इसे तो नहीं कहा खाने को। मेरा घर, मैं कुछ भी खाऊं। देखो देखो अब भी घूर रही है। माधव ने फिर से मारने के लिए हाथ उठाया, जिसे सास ने पकड़ लिया। कोई मुंह नहीं बनाया। तुझे जो खाना है खा, किसने रोका है? क्यों मेधा, तुमने मना किया? मेधा अभी भी बुत सी बनी सब समझने की कोशिश कर रही थी। ये क्या हुआ? उसने क्या किया? उसने सिर्फ कटोरे को देखा था, कुछ नहीं कहा। सास को वहां देख उसकी रुलाई छूट गई। सास ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। चुप हो जा, लोग सुन लेंगे। चल चल, माफी मांग, कह दे मैंने मुंह नहीं बनाया। मेधा रोते रोते बोली, मैंने मुंह नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा। यही तो सच था। क्या सास को कटोरा वहां रखने से पहले मेधा को बताना नहीं चाहिए था कि माधव मांस मच्छी खाता है? मेधा के परिवार को शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि वे शाकाहारी नहीं हैं? आज तक
कभी किसी ने घर में मेधा से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और अचानक बिना किसी कारण थप्पड़। मेधा बेहिसाब रोए जा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, देखो कैसे घूर रही थी मेरे खाने को। दिन भर थक हार कर काम से आओ और खाना भी ढंग से नहीं खा सकता क्या मैं अपने घर में? मेरी कमाई का है, तेरे बाप के यहां से नहीं आया। मेधा, माधव अभी भी गुस्से में चिल्ला रहा था। सास उन दोनों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उन्हें मोहल्ले वालों की चिंता थी। वे सभी बाहर बरामदे में थे। वे मेधा को वहां से लगभग खींचते हुए उठाकर अंदर ले गई। मेधा चारपाई पर गिर सुबक सुबक कर रोने लगी। इतने दिनों से बंद संवेदना फूट फूट कर आंखों से बही जा रही थी। बचपन से देखा शादी करने का सपना ससुराल आते ही चूर चूर हो गया। कब रोते रोते थक कर सो गई उसे पता भी न चला। किसी की फुसफुसाती आवाज सुनकर उसकी आंखें खुली तो पाया उसके ऊपर रजाई है और माधव उसे बेतहाशा चूमते हुए उससे बातें कर रहा है। तुमने मुझे बेकार ही गुस्सा दिलाया, देखो मेरा हाथ उठ गया। प्रॉमिस करो मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगी, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेधा जड़ मूर्ति सी बनी साथ देती रही। उसके भीतर और बाहर सिर्फ शून्य था। प्रॉमिस, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, प्रॉमिस। पर मैंने मुंह नहीं बनाया। मैंने कभी यह सब नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि आप क्या खाते हैं। मेधा अपनी सफाई देते हुए बोली। हालांकि उसे पता था कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर माधव के इस विद्रूप विकराल रूप ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। आई एम सॉरी, मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। तुम कितनी अच्छी हो। अपनी खाट पर लेट पलटकर माधव छट से सो गया। उसके खर्राटों की आवाज में मेधा की सिसकियां दब गई। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, मानो कल रात कुछ हुआ ही नहीं। मेधा ने चुपचाप अखबार खोला और नौकरी ढूंढने लगी। अगले दिन 3 बस बदलकर रोहिणी पहुंची और जय माता कौर स्कूल से नौकरी का आवेदन पत्र लेकर आई। सास उसके कदम से बहुत खुश थी। भाई, अपनी नौकरी हो तो इंसान खुलकर खर्च कर सकता है, वरना तरसते रहो। शादी को 2 महीने हो चुके थे। ना तो मेधा ने बाजार में कदम रखा, ना वे कहीं गए। अब तो उसे लगने लगा था कि वे शिमला भी माधव इसलिए ले गया था क्योंकि सब जाते हैं और हो सकता है कि लोग पूछे तो वो बता सके। उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर माधव ने शादी क्यों की। अगर उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी थी, अपने साथी की खुशियों तमन्नाओं का कोई ख्याल नहीं रखना था, तो नहीं करनी थी ना शादी। या फिर यह भी एक समाज की बनी कोई परंपरा है, सबकी होती है तो कर लो। मेधा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वह एक साहसी सिपाही सी जिंदगी को अपने कंधों पर संभालने में लगी है। माधव को मनाना और सिर्फ 24 घंटे यह सोचना कि वे नाराज ना हो जाए। मेधा रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाने लगी। कहावत है ना, मर्द के दिल का रास्ता पेट से जाता है। पर माधव के दिल में उतरना इतना आसान नहीं था। ये तो बचपन से ही ऐसा है, जिद्दी और गुस्सैल। इसके दादाजी भी ऐसे ही थे। अगर खाना लगने में 1 मिनट भी देर हो जाए तो थाली फेंक देते थे। अच्छा हुआ तुम बच गई उनके गुस्से से। सास अपने ससुर के किस्से सुनाने लगती। मुझे तो कभी अपने मायके नहीं जाने दिया। हमारा ऊपर का घर था, कहते थे माधव गिर जाएगा। सास भी नहीं थी मेरी तो घर में रोटी कौन बनाता। मैं तो अपने छोटे भाई की शादी में गई थी, तो भी घर पर नहीं ठहरे तेरे ससुर।
होटल में रहे एक दिन और अगले दिन दुल्हन की विदाई से पहले ही वापस आ गए। इनके घर में सब बड़े गुस्से वाले हैं। मैं इसलिए कुछ नहीं कहती, अपना काम करो, चुप रहो, बेकार में क्या करना बात बढ़ाकर। आखिर परिवार की इज्जत तो हमारे ही हाथ में होती है। मुझे तो पक्का यकीन है माधव में इसके दादाजी ही आए हैं। मेरी सास थी नहीं और वही थी मेरी सास और ससुर दोनों। पूरा मोहल्ला कांपता था उनसे। सास ये सब किस्से सुनाकर मानो मेधा को जता रही थी कि तुम्हारी जिंदगी तो फिर भी अच्छी है, तुम नौकरी कर बाहर निकल सकती हो। उसे समझ नहीं आ रहा था यह उनके परिवार की महिमा है कि औरत को पांव की जूती समझा जाता है या धिक्कार। वे उसे समझा रही थी या डरा रही थी कि बहू चुप रहो, घर की इज्जत बनाए रखो। मेधा को नौकरी मिल गई। स्कूल बहुत बड़ा और बेहतरीन था। वे लोग अभी भी अपने पुराने किराए के मकान में थे। मेधा ने नए घर के पास नौकरी की, इसलिए शादी के बाद वह शिफ्ट करने वाले थे। पहले 2 हफ्ते मेधा पुराने घर से ही स्कूल गई। वह सुबह 6 बजे निकल जाती और घर आते आते उसे 5 बज जाते। सास सुबह की रसोई संभालती और उसका डिब्बा भी बांध देती। शाम की रसोई मेधा संभालती थी। आखिर में ससुर जी ने कह दिया कि वे 2 हफ्ते बाद नए घर चलेंगे। मेधा का यह रोज 3 बसें बदलकर आना जाना शायद उन्हें अखर रहा था। मेधा भी सोचकर खुश कि नए घर में अपने तरीके से नया घर सजाएगी। नए पर्दे, कुशन, बाथरूम में गीजर, कपड़े धोने की मशीन। उसकी नौकरी की खुशी में वे लोग बाहर खाना गए। मैं चिकन ऑर्डर कर लूं? माधव के पूछने पर मेधा ने बिना आनाकानी किए सिर हिला दिया। मना करने का इंतजाम उसे मालूम था। ट्रक आ चुका था, सारा सामान उस पर लाद दिया गया। नहीं गए तो पुरानी टूटी साइकिल, टूटे फूटे बर्तन, बाल्टियां और कुछ पुराने काले पड़ चुके डालडा और रथ के डिब्बे। वे सब टैक्सी में ट्रक के पीछे पीछे पहुंचे रोहिणी सोसाइटी नीलांचल। घुसते ही उल्टे हाथ की तरफ मदर डेयरी और उसके पीछे छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। सोसाइटी में ऊंची ऊंची 4 मंजिला बिल्डिंग और बीच बीच में पार्क। उनका फ्लैट सबसे पीछे वाली बिल्डिंग में 3रे फ्लोर पर, जो मेधा ने अभी तक नहीं देखा था। नई जगह, नई शुरुआत। वह पूरी कोशिश करेगी कि कभी किसी को नाराज ना करे। मेधा ने यही सोचा। ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं थी और सीढ़ियां बहुत सकरी थी। मेधा तो उत्साहित नन्ही बच्ची सी ऊपर पहुंची। सास ने ताला खोला। अरे कोई परफेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज तो सबको करना पड़ता है। शादी तो सबसे बड़ा जुआ है। अगर साथी अच्छा मिले तो किस्मत खुल जाती है और गलत मिले तो जिंदगी बर्बाद। और अब जहां 4 बर्तन हो तो खड़केंगी ही। ये जुमले सुन सुन कर ही तो हम सब बड़े हुए हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ती जीवन शैली के चलते अब मर्द और औरत दोनों काम करने लगे हैं। चाची कहती, नौकरी कर, औरतों ने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। सुबह सबसे पहले उठकर भाग भाग कर रसोई संभालो, फिर भागते भागते काम पर जाओ, भागते हुए वापस आकर चूल्हे चौके पर चढ़ जाओ। रात सबके सोने के बाद अपनी कमर सीधी करो और अगले दिन के बारे में सोचो। इससे तो हम कम पढ़े लिखे ही घर में ही भले। चाची ने कुछ गलत नहीं कहा। घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी मेधा बखूबी संभालने लगी। रसोई अब तरह तरह के लजीज व्यंजनों से महकने लगी। मेधा ने सच में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली। खिचड़ी और दाल रोटी के सीमित मेन्यू के बाद अलग अलग प्रांतों के पकवान घर की थाली में पाकर ससुराल वालों के मुंह भी खून लग गया था जैसे। रविवार की सुबह बेचारी खास नाश्ता और लंच बनाने में जुट जाती। सास हर बात में मुझे नहीं आता कहकर पल्ला झाड़ लेती। चाहे वे खाना बनाना हो
या कोई रीति रिवाज। मेधा की ससुराल में ना कोई त्योहार मनाया जाता, ना कोई जन्मदिन। अरे जिंदगी का 1 साल कम हो गया, इसकी कैसी खुशी, ससुर जी का यही मानना था। माधव तो अपनी उम्र किसी को बताना ही नहीं चाहता था, तो बुलाते भी किसे। मेधा को याद है विनोद की शादी के कितने महीनों तक रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी घर में नई बहू की न्योतनी पर उन्हें बुलाते थे और वे सब जाते थे, और वे लोग गए सिर्फ राकू मामा के घर। बाकी मेधा की बुआ चाचा के घर जाने पर माधव ने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। सास ने नए फ्लैट का ताला खोला। दरवाजा खोलते ही एक कमरा यानी कि ड्राइंग रूम, सामने दरवाजा, उसे खोलने पर पतली सी गैलरी, बाईं तरफ बाथरूम टॉयलेट, फिर रसोई और एक बेडरूम। मेधा ने गैलरी के सीधे हाथ का दरवाजा खोला तो बालकनी। उसका दिल बैठ गया। बाकी का घर कहाँ है? एक कमरा, एक कमरे का फ्लैट और नीचे ट्रक भर सामान, और दूसरा टेम्पो कल बाबा लाने वाले हैं। उसका बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कपड़े धोने वाली मशीन, गीजर। कमरा भी इतना छोटा कि शायद ही कुछ फिट हो। और 4 बड़े लोग इस घर में कैसे रहेंगे? बाबा ने घर पहले नहीं देखा क्या? इससे तो वो किराए की रेलगाड़ी जैसे डिब्बे के घर में ही अच्छे थे। क्या यही कारण था कि माधव नए फ्लैट को लेकर कोई उत्साहित नहीं था? और उसने सामान बांधने भी जरा सी मदद नहीं की। सारा काम मेधा और उसके ससुर ने मिलकर किया। वैसे मेधा ने देखा कि माधव घर पर कोई काम नहीं करता। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी सास ने उठा रखी थी। चाहे प्लम्बर को बुलाना हो, मिस्त्री को, सभी काम सास करती थी। ससुर जी भी दिन भर लेटे रहते थे। अपनी डबडबाते आंसुओं को काबू कर वह बालकनी में जा खड़ी हुई। उनकी बिल्डिंग सबसे अंत में थी। उसके पीछे था खुला मैदान, दूर दिखती पतली सी सड़क और उसके पार दिखती इक्का दुक्का ऊंची इमारतें। पीछे इतना खुलापन देखकर उसकी सांस में सांस आई। मजदूर सामान ऊपर लाने लगे। कुछ ही घंटों में पूरा घर सामान से भर गया। उनके चलने की भी जगह नहीं थी। मेधा ने बेडरूम में जमीन पर गद्दे बिछाए, मुंह चिढ़ाता फ्रिज, फिर बेडरूम में जम गया। अभी कुछ दिन यहां रखते हैं, जब सारा सामान जब जाएगा तो बाहर शिफ्ट कर देंगे, ससुर जी बोले। रोहिणी उन दिनों बड़ी तेजी से बस रहा था। जहां पहले बड़े बड़े खेत थे, अब बढ़ती आबादी के कारण कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे थे। माधव बुरी तरह से तमतमाया हुआ था, जबकि मेधा चुप-चुप मुस्कुराते हुए काम करती रही। उसे पता था कि उसकी हल्की सी भाव भंगिमा उसी पर भारी पड़ सकती है। अरे अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, ये बहुत है, इससे ज्यादा बड़ा घर क्या करना, सास बोली। मेधा चुप रही। यही तो आता है उसे। जो जुबान दोस्तों के बीच और मायके में चपड़ चपड़ चलती थी, अब यहां तालू से चिपक गई थी। माधव शाम को किसी ढाबे से खाना ले आया। मेधा ने तब तक रसोई सेट कर दी थी। उसने करीने से सारे डिब्बे और बर्तन लगा दिए। शाम 6 बजे पानी आया तो ससुर जी ने सारी बाल्टियां भर दी। बाथरूम के आधे हिस्से में फिर से छोटी बड़ी बाल्टियों ने अपनी जगह बनाई। यहां तो ऊपर टंकी है, मेधा बोली। पता नहीं कब से साफ नहीं हुई। तो साफ करवा लेंगे और एक टंकी किचन के लिए लगवा लेंगे, ताकि नल में हमेशा पानी आता रहे। टंकी का पानी साफ नहीं होता, यह स्टील की बड़ी पवाली में पानी भर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है दूसरी टंकी की। वही स्टील की पवाली जो उसकी शादी में आई थी। सामान भर के सास ने टकासा जवाब दिया। बाबा अगले दिन उसका सामान लेकर आए तो फ्लैट देखकर कुछ नहीं बोले। मेधा से शायद नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। बेड और अलमारी तो किसी तरह कमरे में फिट हो गए, पर ड्रेसिंग टेबल बाबा वापस ले गए। माधव के लिए स्कूटर भी आया था। वॉशिंग मशीन
रसोई के बाहर पतली सी गैलरी में खड़ी कर दी गई और गीजर फिलहाल बाहर बालकनी में रखा गया। बालकनी भी पूरी तरह से सामान से भरी पड़ी थी। जल्दी ही हम दूसरा घर देखेंगे, अब तो मेधा भी अच्छे स्कूल में नौकरी करने लगी है। ससुर जी की यह बात सुनकर मेधा और बाबा दोनों को राहत की सांस आई। माधव ने पहले स्कूटर कभी नहीं चलाया था, इसलिए वह मेधा को काम करता छोड़ प्रैक्टिस करने निकल गया। वैसे भी उसे घर पर कोई काम करने की आदत तो थी नहीं। जितनी देर घर पर रहता, मेधा को लगता पता नहीं कब फट जाएगा, तो अच्छा है बाहर ही रहे। ससुर जी शायद किसी प्राइवेट फर्म से रिटायर हुए थे। उनकी ना तो कोई पेंशन थी और ना ही उन्होंने अपने ऊपर किसी छत का निर्माण किया था। सास और ससुर पूरी तरह से हर बात के लिए माधव पर आश्रित थे। शायद इसीलिए माधव के हर गलत व्यवहार के लिए उसे कुछ नहीं कहते। माँ ने पूरी सब्जी और बर्फी बनाकर भेजी थी। सबने दिन में वही खाया। सास ने ऊपर वालों से कहकर काम वाली को पक्का कर दिया। मेधा की नौकरी नहीं है, इसलिए वह छुट्टी नहीं ले सकती। उसने स्कूल में पहले ही पता कर लिया था कि कौन से नंबर की स्कूल बस उनकी सोसाइटी के पास आएगी। उसके आने जाने का समय काफी घट गया और माधव के ऑफिस आने जाने का समय पहले से बहुत बढ़ गया। अब वह पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। नई जगह, छोटा घर, बस की भीड़, 1.5 घंटे का सफर। उसके घर में घुसते ही सब चुप हो जाते। सन्नाटा, कर्फ्यू। आते ही वह नहाने घुस जाता, फिर सीधा खाना खाकर दोनों नीचे टहलने चले जाते। उसने अपने कमरे में छोटा टीवी रख लिया ताकि अपने पसंद के कार्यक्रम देख सके। छोटा कमरा अब और भी छोटा हो गया। बिस्तर दिन में प्रेस करने वाली मेज, खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल और रात को सोने का बिछौना बन जाती। मेधा जिस घर को सजाने और बसाने का सपना लिए आई थी, अब बिना प्रतिवाद अपना बहू होने का फर्ज पूरा कर रही थी। फ्रिज बेडरूम में ही बना रहा। बाथरूम और रसोई पानी की छोटी बड़ी बाल्टियों से भर गए। पता नहीं कल पानी नहीं आया तो इसी चिंता में बाल्टियां भरी जाती और हर हफ्ते खाली की जाती। इंसान भी ना कैसा प्राणी है, कल की चिंता में अपना आज बर्बाद करने पर लगा है। ससुर जी ने बाथरूम में गीजर नहीं लगने दिया। उनका तर्क था बिजली का है, अगर फट गया तो। इमल्शन रॉड अपनी जगह बनी रही। घर बदला, माहौल ज्यों का त्यों रहा। मेधा की फाइनल परीक्षा नजदीक थी। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। मेधा की प्रतिभा की पूरी परख तो स्कूल में हुई। वह रेड हाउस की कैप्टन बन गई। साथ ही अपनी रुचि के अनुसार स्कूल के अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लगने लगी। यहीं मिली उसे ज्योति और केतकी। मेधा को मानो अपनी कॉलेज की पुरानी सहेलियां मिल गईं। वे तीनों कभी स्कूल के बाद बाजार घूमने जाती। उस दिन मेधा घर में कोई ना कोई बहाना बना देती। वही मेधा जिसे शादी से पहले कहीं भी आने जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं थी, अब थोड़ी सी खुशी, सुकून के लिए झूठ बोलने लगी। क्या वह शर्मिंदा है? शायद नहीं। यही तो वे पल हैं जिनके कारण वह घर में रह पाती है, वापस जा पाती है। आज मेधा सुबह से कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। स्कूल बस से उतरकर सीधे बाथरूम की तरफ भागी। तो श्रोताओ, कैसा लगा आपको मेधा का अब तक का सफर? क्या मेधा के साथ कुछ बड़ा होने वाला है? अपनी राय जरूर लिखें। हमें बताएं आप कौन से शहर, कौन से नगर, कौन से गांव, कौन से देश से हमें सुन रहे हैं। क्या मेधा को अपनी जिंदगी बदलनी चाहिए, हाँ या ना? यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे उपन्यास रुके रुके से कदम के अगले अध्याय के साथ।